बढ़ती महंगाई के दौर में बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन की कमी हो गई है। अब इस ज़मीन की कमी होने के बाद उनकी ज़रूरतें भी बढ़ी है, ज़रूरतें बढ़ी हैं, तो उसी स्पेस में उनको एक अच्छा बिल्डिंग, एक अच्छा यूटिलिटी और एक अच्छा स्पेस किस तरह से बनाना है, इस पे अब फोकस्ड होती है। सारे कंसल्टेंट फर्म को एक चैलेंजिंग फेस करनी पड़ती है कि उसके इकोनॉमी रहनी है, उसके ज़रूरत के हिसाब से हमें वर्क करवाना पड़ता है। तो उसी हिसाब से एक टर्म आता है बेसमेंट कंस्ट्रक्शन, जिसे तलघर भी कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे पर्पस होते हैं जो आपके यूजेज पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात आती है कि आपको वो बनाना किसके लिए है। बनाना है आपको पार्किंग के लिए, स्टोरेज के लिए, घर का स्पेस बढ़ाने के लिए, या यूटिलिटी रखने के लिए, या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को एक कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, जिससे आपको आपका बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं कि बेसमेंट कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें इसमें रखनी पड़ती है, क्या इसके साथ हमें प्रिकॉशन रखनी पड़ती है और क्या इसकी यूजेज के हिसाब से इसका हमें कास्टिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात आती है, जब भी हम बेसमेंट की कास्टिंग करते हैं तो हमारे पास एक कंक्रीटिंग करना पड़ेगा, वो भी मिनिमम से मिनिमम 300 mm तक रख सकते हैं, जिससे आपका जो बायंसी फोर्स है, एक फ्लूइड मैकेनिक्स का टर्म आता है, जो आपको नीचे का अगर वाटर सीवरेज कंडीशन है या फिर वाटर लॉगिंग कंडीशन आता है, जहाँ पे आपको पानी हमेशा लगा रहता है, या बरसात के समय का वहाँ पे आपका एक्वाफोर ऊंचा हो जाने के कारण आपको बेसमेंट में वाटर लीकेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी अगर इस तरह से करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बेसमेंट का जब भी आप कंस्ट्रक्शन करिए तो उसका स्पेसिफिकेशन हमेशा डैम प्रूफ फोर्स IS कोड के हिसाब से ही चलिएगा, जो आपको बताएगा कि कैसे इसके साथ हमें वर्क करना है। तो जैसे ही बेस का हम ढलाई करते हैं तो साइड वॉल में हमें 2 कंडीशन रखनी पड़ती है। एक हमें RCC चलानी है, दूसरी डैम प्रूफ कोर्स हमारा चलना होता है। तो पहले हम जब भी आउटर सरफेस पे वर्क करेंगे तो मिनिमम से मिनिमम 4 इंच का हमें कम से कम हमें वॉल चलानी पड़ती है, लेकिन इसे हम 4 इंच नहीं करके हम इसे 6 इंच रखते हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कोड जो भी चलता है वो अर्थक्वेक रेजिस्ट करने के लिए, क्योंकि हमेशा हमारा टेक्टोनिक प्लेट 24/7 जो है एक्टिव रहता है। जो माइनस और माइक्रो लेवल पे आपको जो है वो एक्सपेक्ट दिखेगा, वो एक आप एपरेटस से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आता है। तो बिल्कुल माइक्रो लेवल पर लोगों को झटके पता नहीं चलते। जब बड़ा झटका आता है, मैग्नीट्यूड जब बढ़ जाती है, तब लोगों को पता चलता है कि अब भूकंप, लेकिन भूकंप अब हमेशा आती है। वो नेचुरल इफेक्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि ये चीज़ हमें कोड प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि अर्थक्वेक को रेजिस्ट करना ही करना है, उसी के हिसाब से डिजाइन करनी पड़ती है। दूसरी बात आती है, जब हम साइड का रिटेनिंग वॉल बना देंगे, जब सॉइल का पैसिव प्रेशर हमारा पड़ता है उस पर, जब भी गड्ढा करेंगे तो बाहर की मिट्टी है, बाहर की मिट्टी हमेशा अंदर आने की कोशिश करेगी। तो उसी को हमें रेजिस्ट करने के लिए हमें परपेंडिकुलर एक वॉल चलानी पड़ती है, जिसे रिटेनिंग वॉल कहते हैं। और इस रिटेनिंग वॉल में हमें वीप होल नहीं छोड़ना होता है, जिसके कारण सीपेज नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हमें इसमें वीप होल नहीं छोड़ेंगे। रिटेनिंग वॉल वीप होल छोड़ते हैं तो हाईवे कंस्ट्रक्शन में छोड़ते हैं, जिसके कारण अगर मान लीजिए ऊपर से पानी आ रहा है तो हाईवे के नीचे सॉइल में जैसे ही मिट्टी में पानी लगेगी वो वीप होल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अगर वो चीज़ नहीं रहेगा तो उसका कंडीशन आएगा कि वो पूरा सॉइल और वाटर मिलके हाइड्रोलिक प्रेशर लगेगा, जिससे हमारा रिटेनिंग स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हमें वीप होल छोड़ना पड़ता है। ये मास कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे हाईवे कंस्ट्रक्शन होती है, और घर के कंस्ट्रक्शन में हमें कहीं भी हेयर क्रैक्स भी नहीं आने चाहिए। तो इसमें सीमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल करता है कि जो सीमेंट आप यूज करिए वो लो हीट सीमेंट होनी चाहिए, जिसमें, और ये हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन को बिल्कुल ही माइनर कर देता है, जिससे आपको लो हीट सीमेंट होती है, ये आपको क्रैक्स जनरेट नहीं होने देती है, जिससे आपका कंस्ट्रक्शन रिटेन कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि हाइट के हिसाब से कैसे बिल्डिंग डिसाइड करनी है। तो अगर आपको यहाँ पे पार्किंग बनानी है तो सबसे बेस्ट होता है कि 8 से 9 फीट आप स्पेस रखिए फ्लोर हाइट से। छत का जो बेसमेंट की हाइट है वो 8 से 9 फीट। यही बात आ जाती है, अगर आपको स्टोरेज बनानी है तो सेम आप 10 फीट तक की हाइट रख सकते हैं। और बात आ जाती है कमर्शियल पर्पस के लिए, तो हमें इसे 10 से 11 फीट तक ले जानी पड़ती है, जिसके कारण कभी आप फॉल सीलिंग भी करते हैं तो आपके छत में उतनी हाइट मेंटेन हो सके, जिससे आपका जो रिक्वायर्ड
आपका जो पर्पस है वो फुलफिल हो सके और आपका बेसमेंट काम में आ सके। तो यहाँ तक थी यूजेज और पर्पस की बातें। अब इसकी नेक्स्ट बात करेंगे आपको साइट पे ले जाके कि जैसे इफ्लोरेंस का शिकार होता है जब ब्रिक वर्क हो जाती है, इनसाइड में एक इंसुलेशन लेयर के बाद हम ब्रिक वर्क इसीलिए करते हैं, कभी आपको कंड्यूट पाइप चलानी होगी या इलेक्ट्रिक फिटिंग करनी होगी तो वहाँ पे हमें ब्रिक वर्क करनी, क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर को हम डैमेज नहीं कर सकते। अगर उसे डैमेज कर दिए तो हमारा सीवरेज का कंडीशन, डैम प्रूफ का कंडीशन फेल हो जाएगा। और इसीलिए हम ब्रिक वर्क करते हैं कि हमें एक्स्ट्रा जो भी वर्क करनी है वो ब्रिक वर्क के साथ हम कर सकते हैं, जिससे हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहे और एक हमारा प्रॉपर वे में कंस्ट्रक्शन हो सके। तो अगर इफ्लोरेंस आती है तो उससे पहले उसे बचाने का कंडीशन मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि किस तरह से इफ्लोरेंसेस को बचाना है। जो आपको नोनियाँ लग जाती है दीवार में, पपड़ी निकलने लगते हैं, उसको कैसे बचाना है वो मैंने पिछले वीडियो में बना रखा है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।